नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम सिंह गुर्जर स्वागत करता हूं आपका डिजिटल हिस्से क्लासेज पर। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए मैं लेके उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं जेट सीयूटी के नीट के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। 7 मार्च लास्ट डेट है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो नीट का फॉर्म भर दें, 7 मार्च उसकी लास्ट डेट है। उसके अलावा सीयूटी के फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। तो सीयूटी के फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आपको आवश्यक है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब चीज़ों की मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे। और किस किस बारे में अपन चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फॉर्म की फीस क्या रहेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट आप कर पा रहे हैं, मार्किंग स्कीम कितनी रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, और कौन सी वेबसाइट है जिस पर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं और आप लोग ध्यान से रखें, देखेंगे चीज़ें, और डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सक रहे हैं। तो जो CUT यूजी है, कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट, अपन इसको बोलते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है NTA इसको करवाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट और फीस के बारे में। तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट CUT यूजी 2025 विल बी कंडक्टेड 13 मीडियम्स अक्रॉस इंडिया, 13 भाषाओं में होगा। 13 भाषाओं में मतलब एक तो हिंदी इंग्लिश तो होंगे, उसके अलावा जो रीजनल क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें भी ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सी डेट को क्या चीज होने वाली है, जो फॉर्म सबमिशन जो होगा, फॉर्म स्टार्ट होगा 1 मार्च से, और 22 मार्च रात को 11:50 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। 1 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं CUT के, लास्ट डेट है 22 मार्च रात को 11:50 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप अंतिम डेट का इंतजार नहीं करके पहले ही अपना फॉर्म सबमिट कर दें। ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया, किसी कारण से आपका फीस वगैरह भरना नहीं रहा, तो 23 मार्च तक आप फीस उसका पे कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन यदि आपको जैसे कुछ भी करना है पर्टिकुलर, उसमें कोई करेक्शन फिक्स करेक्शन है जिनमें आप कर सकते हैं वही कर पाएंगे, वो 24 मार्च से 26 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। किस एग्जाम सिटी में आपका एग्जाम होगा उसकी डेट बाद में अनाउंस होगी। एडमिट कार्ड कब आएंगे वो भी आपके डेट बाद में अनाउंस होगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, एग्जाम कब होगा CUT का, तो बहुत सारे सब्जेक्ट में एग्जाम होता है, इसलिए सब्जेक्ट के हिसाब से डेट इन्होंने पर्टिकुलर अभी डिसाइड नहीं करी, लेकिन जो डेट का रेंज है वो दे दिया। 8 मई से लेके 1 जून तक ये एग्जाम्स होने वाले हैं CUT के। अब जैसे किसी का BSc बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर है ना, आर्ट्स, कॉमर्स, सब जो भी रहेंगे उन सबकी अलग अलग डेट बाद में अनाउंस होगी। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स एंड आंसर की, ये बाद में वापस से एग्जाम के बाद में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट भी आपको बाद में वेबसाइट पर शो हो जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपके पास जो आ गई वो आ गई एग्जाम की, मतलब आपके फॉरम की डेट 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 22 मार्च लास्ट डेट है। 23 मार्च को आप इसमें क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। 24 से 26 तक आप करेक्शन करते सकते हो। 8 मार्च से लेके 1 जून के बीच में, सॉरी 8 मई से लेके 1 जून के बीच में एग्जाम होगा। ये आपकी डेट आपको नोट करनी, ध्यान रखना है। फिर आपके पास फीस की बात करें कि जो फॉर्म की जो फीस होगी वो कितनी होगी यूजी एग्जाम के लिए, CUT के लिए, उस पर अपन आपको बात कर लेते हैं। कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जनरल वाले, ठीक है, जनरल वाले स्टूडेंट की जो फीस होगी वो आपकी होगी 1,000 रुपए। कितनी फीस होगी, 1,000 रुपए। उसके अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट ऐड करने पर 400 रुपए पर सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा उसमें फीस पे करनी पड़ेगी। 3 सब्जेक्ट जैसे एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, या बायो वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैथ्स वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो 3 सब्जेक्ट कोई भी आप रख लें उसकी 1,000 रुपए फीस रहेगी। उसके अलावा एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड करने पर 400 रुपए पर सब्जेक्ट आपको एडिशनल देना होगा जनरल स्टूडेंट को। ठीक है, OBC, EWS, ST, SC और PW, मतलब आपका जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई कैंडिडेट है तो उनकी जो फीस रहेगी वो आपकी रहेगी 900 रुपए, और एडिशनल सब्जेक्ट की 375। इसके अलावा ये इसमें गलत लिख दिया मेरे हिसाब से, OBC और EWS की 900 है, ST, SC, थर्ड जेंडर और फिजिकल हैंडीकैप्ड की 800 रुपए। आउटसाइड इंडिया से बाहर यदि आप सेंटर लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इंडिया से बाहर मतलब नॉन NRI है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, या एग्जाम सेंटर आप इंडिया से बाहर जाना चाह रहे हैं तो उसकी फीस आपके 4500 रुपए रहेगी।
ये आपका फीस का क्राइटेरिया हो जाता है, ठीक है। ये आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसका कोई ज्यादा वो नहीं है आपके पास। डॉक्यूमेंट साइज आपके जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो किस साइज के डॉक्यूमेंट्स वहां पर होने चाहिए, उस पर अपन बात करते हैं। तो फोटोग्राफ जो आप अपलोड करोगे या तो वो आपका होना चाहिए जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका 80% फेस उसमें क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और जो फोटोग्राफ का होगा उसका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटोग्राफ में आपके। उसका जो साइज होगा फोटोग्राफ का वो आपका 10 केबी से लेके 200 केबी तक का, कम से कम 10 केबी, ज्यादा से ज्यादा 200 केबी, इस साइज का फोटोग्राफ आपको ऐड करना है, अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको जो अपलोड करना है उसी तरीके से क्लियर आपके सिग्नेचर अपलोड करने। सिग्नेचर का जो आपका साइज रहेगा, सिग्नेचर का जो साइज रहेगा 10 केबी से लेके 50 केबी तक का सिग्नेचर का साइज रहेगा। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विकलांगता जिसको बोलते हैं, तो विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है, तो विकलांगता का सर्टिफिकेट भी आपको उसमें अपलोड करना रहेगा। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, फोटो और साइन के लिए, ठीक है। तो फोटो और साइन के लिए जो आपका रहेगा, जैसे आप फोटो अपलोड करोगे तो सिग्नेचर, ये तो सिग्नेचर हो गया आपका। फोटो जैसे आप अपलोड करोगे तो कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड हिज अ रिसेंट फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर in color or black and white with 80% face without mark visible including ear against a white background। आपके कान देखने चाहिए, 80% आपको देना चाहिए। द साइज ऑफ द स्कैन्ड फोटोग्राफ शुड बी 10 से 200 केबी का होना चाहिए। फोटोग्राफ शुड बी नेम्ड एज फोटो इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट। तो फोटो में फोटो लिखना होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। सिग्नेचर, सिग्नेचर आपको इस तरीके से अपलोड करना है। तो सिग्नेचर जो रहेगा, सिग्नेचर फाइल शुड बी नेम्ड एज फर्स्ट टू कैरेक्टर्स ऑफ द कैंडिडेट और नेम। आपका जैसे मेरा नाम है प्रीतम सिंह गुर्जर, तो मैं पहले 2 लेटर लिखूंगा पी ई, ठीक है, और कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट, फिर उसमें आप इसमें देंगे सिग्नेचर, फिर आप साइन कर दोगे, सिग्नेचर लिख दोगे, एंड इन जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट 10 से 50 केबी का आपका ये रहेगा। फिर आपका यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, तो विकलांगता का सर्टिफिकेट होगा, उसका नेम लिखोगे, फर्स्ट 2 लेटर्स कैरेक्टर्स ऑफ द कैंडिडेट नेम, आपके नेम के 2 फर्स्ट लेटर, फिर आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो पीडब्ल्यूडीसी सर्टिफिकेट या कौन सा सर्टिफिकेट है वो आपका पीडीएफ 50 से 300 केबी का अपलोड करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी, जो स्टूडेंट 12th पास कर चुके हैं या 12th में अभी पढ़ रहे हैं वो आपका यहाँ पर एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। अब ध्यान रखना, फॉर्म में एक अपार आईडी मांग रहा है। फॉर्म में क्या मांग रहा है? अपार आईडी। तो यदि आपके पास अपार आईडी है तो यस करके अपार आईडी उसमें लिख दें, अपार आईडी नहीं है तो आप उसको नो कर दें, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कॉल करके पूछ रहे हैं अपार आईडी का क्या करें, तो अभी सबके कंपलसरी कर दी लेकिन सबके अपार आईडी जनरेट हुई नहीं है। तो आपके पास है तो यस करके अपार आईडी भर दें, नहीं है तो नो कर दें, और उसमें अपार आईडी भरने की फिर आपको जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो चेंज करी है इस साल, पिछली साल क्या है कि बहुत सारे बच्चे एज की वजह से फॉर्म भरने से रह गए थे, क्योंकि आजकल स्टूडेंट 16 साल से कम की एज में ही 12th पास कर ले रहे हैं, ठीक है। पिछली साल उन्होंने 16 साल की एज लिमिट रखी थी सीयूईटी ने, तो बहुत सारे बच्चे तब भी फॉर्म भरने से रह गए थे। इस बार एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, किसी की 14 साल है, 12 साल है, 12.5 साल है, 13 साल है, मतलब मिनिमम एज क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, तो हर बच्चा सीयूटी का फॉर्म भर सक रहा है, उसमें एज का कोई भी रोल नहीं है, तो एज की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो एज की कोई दिक्कत आपके इसमें नहीं आएगी। एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी आपके पास? ये आपका सीबीटी मोड पे रहेगा एग्जामिनेशन, मतलब कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। ये ऑनलाइन पेपर होगा आपका,
आपके क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा, मार्कशीट आपको नहीं मिलेगी, कंप्यूटर में आपका पेपर खुलेगा, वहीं पर आपको आंसर टिक करने हैं, सॉल्व करना है। तो ये सीबीटी मोड पर रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, सीबीटी उसको बोलते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो आपका 13 भाषाओं में पेपर आएगा। हिंदी इंग्लिश के साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन भाषाओं में भी 13 भाषाओं में, उर्दू, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, जो भी आपके हैं उनमें 13 भाषाओं में टोटल पेपर आपका आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, है ना, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन एग्जाम लैंग्वेज में आपका ये पेपर आपको आएगा। जो आपको भाषा चुननी है वो आपको फॉर्म भरते टाइम आपको वो चुनना है। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो टोटल सब्जेक्ट कितने आएंगे? 37 सब्जेक्ट होंगे, 13 जिनमें से लैंग्वेज होंगी और 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये टोटल आपका इसमें रहेगा। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, ठीक है, चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर मतलब जो 37 सब्जेक्ट होंगे उनमें 13 तो लैंग्वेज के पेपर हो जाएंगे, 23 सब्जेक्ट होंगे और एक जनरल टेस्ट होगा, जीके वाला होगा। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एग्रीकल्चर, बायो और मैथ्स वाले बच्चों को 3 ही करने हैं जो उनके सब्जेक्ट हैं। जैसे एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं तो उनको एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करनी है, बायो वालों को बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स करना है और मैथ वालों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ करना है। एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट के ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। टोटल एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आएंगे। आपके एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन, तो 3 सब्जेक्ट का आप दे रहे हो तो 150 क्वेश्चन का आपका टोटल पेपर वहां पर होने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपका हर टेस्ट पेपर को जो 50 क्वेश्चन है उनको 60 मिनट आपको करने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक पेपर को आपको 1 घंटा मिलेगा करने के लिए, 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। कई शिफ्ट में एग्जाम होगा। मार्किंग स्कीम जो होगी वो आपके सही एक क्वेश्चन जैसे आपका सही है तो उसको आपको 5 नंबर मिलेंगे, एक सही क्वेश्चन के 5 नंबर मिलेंगे, और गलत यदि आपका हो जाता है तो -1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, 1 नंबर माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, मतलब करेक्ट आंसर के 5 नंबर मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग है आपको -1 का है, और यदि हमने छोड़ दिया तो उसको क्या मिलेगा आपको 0 नंबर, उसका कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा मतलब। ठीक है, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से कोई सही आंसर होगा वो आपको करना है। ठीक है, लैंग्वेज वगैरह उसकी अपन ने बात कर ली थी पूरे डिटेल में, आपका उसकी वेबसाइट से जाके आप इसका ब्राउजर डाउनलोड कर लें, उसमें पूरी कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट की अपन बात कर लें कि एक पेपर को आपको 1 घंटा मिल रहा है, 3 सब्जेक्ट आपने लिए तो आपको 3 घंटे का टाइम वहां पर मिलेगा। ठीक है, यदि कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है तो उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की। ठीक है, क्या आपके सिलेबस इसमें आ रहा है? ठीक है, सिलेबस में मैं केमिस्ट्री के बात, मैं केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी के सिलेबस में बात कर रहा हूँ। कोई स्टूडेंट को फिजिक्स का और मैथ्स का जिनका सिलेबस चाहिए तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करेंगे दिए गए नंबर पे, वहां पर आपको सिलेबस भेज देंगे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से भी। केमिस्ट्री सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं है, आपके 12th में जो आपके सब्जेक्ट हैं मतलब चैप्टर्स हैं वही सिलेबस में आ रहा है, 12th का चैप्टर ही आपके सिलेबस में आ रहा है, उनमें से भी काफी चैप्टर्स नहीं है, तो बहुत कम सिलेबस है। सीयूटी में मतलब सिलेक्शन जो है वो बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं। पहला आपका सिलेबस में आपका फर्स्ट आ गया आपका सॉल्यूशन, मतलब विलियन आ गया। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका क्या है? विलियन है, सॉल्यूशन है। अब विलियन के टाइप वगैरह वो सारी चीजें उसमें डिटेल में क्या क्या चीज आपको पढ़नी है वो आपको देखना है, वो आप वहां पर इसमें डिटेल दे रखा है। विलियन हो गया पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर आपका आ गया विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, अब विद्युत रसायन में आपका इसकी रिडॉक्स रिएक्शन, ईएमआई ऑफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, फेराडेज लॉ हो जाएंगे, कोलराउस लॉ हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया इनके, गैल्वेनिक सेल और ये फ्यूल सेल, कोरोजन और ये सारी चीजें आपके इसमें आ जाती है। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी,
रासायनिक बलगतिकी तो क्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, क्रिया की कोटि, प्रथम और द्वितीय कोटि की क्रिया, जीरो कोटि की क्रिया, वो सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपके फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही आपको देखने के मिलेगी। तो ये आपको इसमें हो जाएगा आपका रासायनिक बलगतिकी। फिर डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व इसमें आपके पास आ जाएंगे, उनकी जनरल इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात हो जाएगी, उपलब्धता क्या है वो सब चीजों की बात हो जाएगी, त्रिज्या वर्जा और ये सब चीज इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये आपके डी और एफ ब्लॉक के तत्व आ जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और ये एफ ब्लॉक के बारे में आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है इसमें कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, उप सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक, ये सब 12th के चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इसके आईयूपीएसी नाम वगैरह, ठीक है, इसका संकरण क्या होता है, इसकी समाव्यवता क्या होती है, वो सब पर इसमें बात अपन करेंगे। ठीक है, फिर आता है आपको ये आपका ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, पीछे जो चैप्टर पढ़े अपन ने और इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के थे, ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हेलो एरीन का मतलब एरोमेटिक जो हेलो एल्केन है उनको हेलो एरीन कहते हैं। ठीक है, तो उनका नामकरण, ठीक है, बंध का प्रकार और अभिक्रियाएं, वो सब चीजें इसमें अपन बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, फिर आपके एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, सबका वही नामकरण हो जाएगा। बनाने की विधियां, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, कुछ विशेष स्पेसिफिक क्रियाएं होती है तो उस पर बात करते हैं। फिर आता है आपके एमीन, ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो जाता है। फिर अपन बात कर लेते हैं, अच्छा केमिस्ट्री में एक और ये आपका बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। ठीक है, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़ने को मिलती है। बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। ठीक है, ये जैव अणु की है। अब आपके आ जाता है बायोलॉजी, बायोलॉजी में बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस से बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब इसमें आ जाते हैं। सब्जेक्ट कोड इसका 304, जबकि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड है 302। ठीक है, और सब्जेक्ट फॉर्म भरोगे तो उसमें ये कोड डालना रहता है। पहला आपका रिप्रोडक्शन, जनन। अब जनन इसमें जंतु और पादप दोनों का ही, पादप जनन भी और जंतु जनन भी। तो मतलब ये फ्लोरिंग पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, वो उसके पूरे कंप्लीट फर्टिलाइजेशन वगैरह, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग कैसे इसमें होता है वो सब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, फिर आपके पास आता है चैप्टर दूसरा इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, मानव जनन। क्या जाएगा, मानव जनन। नर और मादा जनन तंत्र की पूरी डिटेल इसमें आपको आ जाएगी। फिर आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब जनन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां जनन वर्ष में हो जाती है, क्या क्या चीजें प्रेगनेंसी में क्या होती है, उस तरीके की सारी चीजें जनन हेल्थ में आपका आ जाता है। ठीक है, ये जनन हो गया। दूसरा आपका जेनेटिक्स और एवोल्यूशन। ठीक है, जेनेटिक्स आ गया आपका, एवोल्यूशन मतलब आपका विकास किस तरीके से हुआ था वो सब इसमें आ जाता है कंप्लीटली। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट हो जाता है। फिर इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपके मेंडल के नियम वगैरह और वो डीएनए आरएनए वगैरह सारी चीजें इसमें आपके आ जाती है। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एवोल्यूशन मतलब वही मानव का विकास किस तरीके से हुआ था वो सब, जावा मानव वगैरह ये सारी चीजें इसमें आपके आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका होता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर इसमें आपके ह्यूमन हेल्थ मतलब मानव में कौन कौन से रोग होते हैं, मतलब जैसे बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन से रोग हैं, वायरस की वजह से कौन कौन से रोग हैं, प्रोटोजोआ की वजह से कौन कौन से रोग हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो पैरासाइट की वजह से कौन कौन से रोग, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, है ना, एस्केरेसिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, बायोसिस रिंगवर्म, ये हो जाएगा। इनके कंट्रोल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी,
वैक्सीन कौन कौन सी है, कैंसर, HIV, एड्स, ये सब के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, ये इसमें मानव हेल्थ के बारे में। माइक्रोब्स, ह्यूमन वेलफेयर, कौन कौन से ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रो जो सूक्ष्म जीव वो काम में आते हैं। फूड प्रोसेसिंग में कौन कौन से आते हैं, इंडस्ट्री में कौन कौन से आते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, एनर्जी जनरेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें इसमें आपके पास देखने को आपको मिलती है। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस, बायोटेक्नोलॉजी और उसका कहाँ कहाँ यूजेज उसमें हो रहा है, वो कंप्लीट आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक इसमें आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी आपका इसमें, और एनवायरमेंट, वातावरण और इकोलॉजी का कंप्लीट इसमें आपके आ जाता है। नेक्स्ट इकोसिस्टम है ना, उसके पैटर्न अपवार्ड है, डाउनवार्ड है, वो सारी चीजें आपको देखने को पड़ रही है। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, विभिन्नता किस प्रकार से उसमें होती है, वो बायोडाइवर्सिटी इसमें आपके आ जाती है। फिर ये आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो गया। एग्रीकल्चर 302 जो है सब्जेक्ट कोड, तो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड एक बार चेंज कर देख लेना, उसमें लिखा पीछे हो। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट कोड 302 है। इसका सिलेबस क्या रहता है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में तीनों चीजें आपके पास, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो उनका क्या क्या आपका रहता है। एग्रोमेट्रोलॉजी आपके आ गया, जेनेटिक्स आ गया, प्लांट ब्रीडिंग आ गया, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, ये आपका पहला यूनिट है एग्रीकल्चर का। तो इसमें वेदर, मौसम कैसा है, रेनफॉल वगैरह, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, है ना, वाइंड वेलोसिटी, सनसाइन, वेदर, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें आ रही हैं। जेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है फर्स्ट यूनिट का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, पीछे भी अपन ने वो चीजें पढ़ी है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इसमें आ जाएगा। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग क्या रहेगा, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, कंप्लीट प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इसमें आपका आएगा। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में आपका पीएच, बफर, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड। माइक्रोबायोलॉजी में आपके सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटी, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सारी चीजें आपको माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएंगी। डीकंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे डीकंपोज हो रही है, सीड साइंस, सीड के बारे में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका ये पशुपालन आ जाएगा, यहाँ पर लाइव स्टॉक, सेकंड यूनिट आपकी पशुपालन की है। स्कोप क्या है पशुपालन के, उसकी इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में। इंपॉर्टेंट ब्रीड्स, इंडियन एंड एक्जोटिक, कौन कौन जो पशुओं की कौन कौन सी नस्लें हैं, भारतीय और बाहर की जो नस्लें हैं, वो काऊ की उसमें देखनी है, बफेलो की, गोट मतलब बकरी की, सीप और पोल्ट्री, ये सारा कंप्लीट इसमें देखना है। केयर एंड मैनेजमेंट, वो केयर किस तरीके से आपको, पोल्ट्री हाउसिंग का किस तरीके से करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ फीडिंग, कैसे उनको खाना देंगे, फीडिंग की प्रैक्टिसेस कैसे होगी, बैलेंस्ड रेशन क्या रहेगा, और इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, वो सब इसमें कंप्लीट आपका आता है। मैनेजमेंट ऑफ द calves, bullocks, pregnant and the milch animals will well as chicks, लेयर्स और पोल्ट्री, इन सब के बारे में आपको कंप्लीटली बताना है। साइंस ऑफ सिक एनिमल्स, बीमारी के क्या क्या साइंस सिम्टम्स रहते हैं, कौन कौन सी बीमारी है उनके बारे में एनिमल्स में, वो सब आपको यहाँ पर इसमें कंप्लीट आएगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान किस तरीके से करवाते हैं वो, ठीक है। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट है आपका, तो प्रोसेसिंग और मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। फिर फिशरीज का इसमें छोटा सा पोर्शन है, डेफिनेशन ऑफ फिश, फिशरीज, एक्वा कल्चर क्या होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फिश टाइप ऑफ फिशेज, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप में कौन कौन से आपके प्रोडक्ट आते हैं, तो इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी, जिसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आ गई, सीरियल आ गई, पल्सेज आ गई, ऑयल सीड आ गया, फाइबर, शुगर एंड फोरेज क्रॉप्स आपके आ जाती है। सॉइल, मृदा आ जाएगी, मृदा उर्वरकता आ जाएगी, आपके फर्टिलाइजर आ गए, उर्वरक आ गए, और मैन्यूर, खाद आ गए इसमें। इसके बारे में आपको कंप्लीट इसमें डिटेल में बात करनी है, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल, सॉइल इरोजन, सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल एनालिसिस, न्यूट्रिएंट कौन सी अवेलेबिलिटी होती है, इरिगेशन, सिंचाई और ड्रेनेज, ठीक है। तो सिंचाई आपके किस तरीके से होती है उसके बारे में कंप्लीट आपको बात करना है। वाटर मैनेजमेंट किस तरह, इरिगेशन, वाटर क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, वीड कंट्रोल आपका जो है खरपतवार नियंत्रण, तो खरपतवार के बारे में। फिर क्रॉप्स, फसलें कौन कौन सी आ गई आपकी, उस पर बारे में अपन कौन कौन से फर्टिलाइजर वगैरह ये चीजें देंगे, कितना देना चाहिए वो सब, ठीक है। इरिगेशन किस किस की वजह से हो रहा है, बीट कंट्रोल और ये सारी चीजें आपके
इसमें आएंगी। कौन कौन सी इसमें आपको फसलें जैसे देखनी है, राइस देखना, वीट मेज मतलब चावल हो गया, गेहूं मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गई, सरसों पीजन पी हो गया, ग्राम आपका चना हो गया, शुगर केन गन्ना हो गया, कॉटन में आपका कपास हो गया, ठीक है, बरसीम हो गई, मिलेट्स हो गए, ये सब इसमें आपको इसके बारे में बात करनी है डिटेल में। मॉडर्न एग्रीकल्चर आधुनिक खेती जो आपको इसमें उस पर भी चर्चा यहाँ पर करनी रहती है, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है हॉर्टिकल्चर, उद्यान की। उद्यान की में आपके इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन डाइट में, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से होता है, प्रोसेसिंग और इंडस्ट्री क्या है इनकी, ऑर्चार्ड मैनेजमेंट इसमें आ जाएगा, आपका लेआउट वगैरह सारा इसमें आ जाएगा, प्लांटिंग का सिस्टम क्या रहेगा वो इसमें कंप्लीट आपका देखने को आपको मिलेगा, ट्रीज पेड़ श्रब्स झाड़ियाँ, ठीक है, क्लाइंबर्स जो बेल चढ़ती है वो, एनुअल्स, ठीक है, पेरिनेल्स इनके डेफिनेशन, इनके एग्जांपल, प्रोपागेशन ऑफ बाय सीड, कटिंग बडिंग लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कल्टीवेशन आपको देखना है इसमें, फ्रूट मैंगो, फ्रूट में कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, मैंगो आम पढ़ना है, पपाया पपीता केला गुआ अमरूद, सिट्रस फ्रूट पढ़ने, ग्रेप्स पढ़ने। वेजिटेबल्स में आपको रेडिश है, ठीक है, मूल रेडिश हो गया आपका, मूली गाजर पोटैटो आलू ऑनियन प्याज हो गया, कॉलीफ्लावर गोभी हो गया, ब्रिंजल बैंगन हो गया, टमाटो टमाटर हो गया, स्पिंच एंड कैबेज ये गोभी वगैरह सब इसमें आपको पढ़ना है। फ्लावर्स में आपको ग्लेडियलस पढ़ना है, कैना चेरीथेन क्राइसेंथीमम पढ़ना है, रोजेज पढ़ने और मैरीगोल्ड पढ़ना है, ये आपको फ्लावर्स में हो जाते हैं। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व कैसे करेंगे उनको, ठीक है, और जैम जेली वगैरह केचप चिप्स वगैरह और ये कैसे बनाएंगे, इनकी पैकिंग वगैरह क्या होती है, ये आपका कंप्लीट इसमें सिलेबस होता है। तो मोटी मोटी चीजें आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में पता होगी, एग्जाम कब हो रहा है वो पता चल गई, ठीक है। साइंस वाले बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो रहा है 28 मार्च को, 28 मार्च को, 29 30 और 31 मार्च से हम क्रैश कोर्स के बैच स्टार्ट कर देंगे। सेपरेट बैच होंगे आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम के, सेपरेट सेपरेट बैच आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग बैच आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे, सेपरेट बैच रहेंगे सीयूटी के हिसाब से भी और जेट के हिसाब से भी। तो आप लोग 12th का एग्जाम देते ही और अपना टाइम खराब नहीं करें, तुरंत ही कोचिंग करने के लिए निकल जाएं, फॉर्म आप टाइम से भरवा दें। कोई दिक्कत आए तो आप फोन कर सकते हैं नेशनल कैरियर अकेडमी के नंबर पे 7737284834, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इस वीडियो का आप अपने सभी दोस्तों तक, जितने भी जो बच्चे सीयूटी जेट नीट की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू, गुड लक।